अधिवेशन में। और आपने इसके पहले सेशन में देखा कि किस तरह से सतीश महाना ने कानपुर को लेकर के जो विकास है या फिर इसके जो रोड मैप है उसको लेकर के चर्चा की। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के एडिशनल सीपी के साथ भी हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन अब चूंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है, तो ऐसे में कोविड से आपको किस तरह से बचाना है और आपका स्वास्थ्य और बेहतर किस तरह से रखा जा सकता है, इसको आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, सत्र में चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान बाद जो चीज देखी गई वो ये कि खासकर फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आई कि ना सिर्फ कोविड के टाइम पे बल्कि अगर पोस्ट कोविड की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोविड के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना चेस्ट को चेक किए ये सामने ही नहीं आता था कि सामने वाला जो बंदा है या पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है भी या नहीं भी। कई बार इस तरह के केसेस भी आए हैं। तो जब पोस्ट कोविड हो गया तो उसके बाद भी उसका असर देखने को मिला। आपके सामने किस तरह के केसेस आए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, क्या असर देखने को मिला खासकर कोविड के बाद? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि आपने इतना पब्लिक कंसर्न चीज़ों को लेकर के और हमारे माननीय लोगों के साथ ये आपने शुरुआत करी है, बहुत अच्छा है और इससे मैसेज पब्लिक को बहुत अच्छा जाएगा। और रही बात हमारी अपनी स्पेशलिटी की, तो जैसा कि आपने जिक्र किया है कि कोविड के जो प्रेजेंटेशन है लाइक पेशेंट्स को पहले और अब, तो अभी तो ये हमारी शुरुआत हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं हमारे, अभी अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस केसेस डिटेक्ट हो गए कानपुर में भी। बट अच्छी बात ये है हम लोगों के लिए कि इसमें सिम्टम्स जो आ रहे हैं पेशेंट्स के वो यूजुअली कॉमन कोल्ड जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक बॉडी एक, कोल्ड, कोराइजा, हल्का सा नाक से पानी आना, छींके आना। सबसे बड़ी चीज़ पेशेंट बताता है कि फीवर माइल्ड ग्रेड का और बॉडी में पेन जी। तो इस सिम्टम्स को लेकर के आ रहे हैं। तो अभी तो जब कोविड का खत्म हो गया था तो हम लोग ये मान रहे थे कि अब ये यूजुअली सीजनल जो वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं, तो जुकाम जिसको बोलते हैं आम भाषा में वही है। बट जब रूटीन टेस्ट कराया गया तो उसमें कुछ पेशेंट्स कोविड भी पाए गए। तो इससे ये पता चल रहा है कि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है कॉमन कोल्ड जैसे। अब उसमें जो पेशेंट्स सिक होते हैं रादर उनकी ऑक्सीजन लेवल, एक्चुअली हम लोगों का बेसिक पैरामीटर यही है पेशेंट का लंग इन्वॉल्वमेंट का कि उसको एक तो खांसी आना और दूसरा उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करना। तो जब कफ की प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस पीरियड में शॉर्ट लास्टिंग है, मतलब थोड़ा ही जल्दी आराम मिल जाता है जो जनरल ट्रीटमेंट होता है उससे। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप वाले केसेस अभी तक नहीं मिले हैं उतने ज़्यादा, या हुए भी होंगे तो सब क्लिनिकल स्टेज में हुए हैं जो अपने आप ठीक हो गए। तो अभी इनफैक्ट कोई मोर्टलिटी नहीं। रही बात पुरानी जो जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बुरे सिचुएशन देखे थे, उस दौरान क्या होता था कि पेशेंट्स को वायरस अंदर घुसा, जुकाम वाले सिम्टम्स आए और विदिन 24 आवर्स वो पेशेंट के पूरे लंग्स इन्वॉल्व हो जाता था। लंग्स में इन्वॉल्वमेंट का क्या होता था, फेफड़े में स्वेलिंग होती थी। स्वेलिंग के बाद ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी से या ब्लड में, वो तुरंत रुक जाता था। तो पेशेंट को सांस फूलना, इस लेवल सांस फूलना होता था कि मरीज विदिन आवर वेंटिलेटर पे जाता था और कई मरीजों की तो डेथ भी हो गई। तो बेसिकली सिम्टम्स उस समय यही आते थे कि अचानक खांसी के बाद सांस फूलना एंड कुछ घंटों के अंदर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप कर जाना कि मशीन पे चला जाए मरीज। और उसके बाद रही बात कि वो ट्रीटमेंट के बाद जो अभी पोस्ट कोविड एक सिम्टम्स बोलते हैं, जो कि कोविड के बाद ठीक होने के बाद, तो कुछ पेशेंट्स अभी भी ऐसे आते हैं जिनको बोलते हैं कि एक जो कॉमन प्रेजेंटेशन हम लोगों को चेस्ट फिजिशियन को देखने को मिलता है कि उनकी हल्की फुल्की खांसी और ऑक्सीजन लेवल अभी भी उनका कम रहता है। बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कुछ दूर चलते हैं या इवन कुछ ऐसा भारी काम करते हैं, स्ट्रेनियस वर्क करते हैं, तो उनका सांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप करता है। ये होता है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। लंग्स की जो फाइब्रोसिस हो चुकी रहती है और उसमें रेजिडुअल फाइब्रोसिस का मतलब हार्डनिंग हो जाना, लंग्स की जो फ्लाइबिलिटी है वो कम हो जाना, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कुछ हद तक कंप्रोमाइज है।
तो वही पेशेंट्स आ रहे हैं वो जिनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स बोलते हैं इसको, कि माइल्ड कफ और ब्रेथलेसनेस। और तीसरी चीज होती है कि वीकनेस, बोलते हैं कि अभी हमारी कमजोरी जो पहले भी होता था कि कुछ नहीं होता था, सिर्फ मरीज को एक्सट्रीम कमजोरी होती, तो वो भी सिम्टम्स अभी परसिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स जी। तो इसको भी हमें विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम एश्योर करते हैं और जो उसका ट्रीटमेंट है, जो कंसर्न ट्रीटमेंट वो देते हैं। कितना टाइम लग जाता है ट्रीटमेंट में? मतलब क्या वो पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाएगा? ये पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो पेशेंट के साथ हमेशा रहेंगी? कुछ पेशेंट्स में ऐसा वो देखने को मिला है कि ज़्यादातर केसेज में तो कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया, जो फाइब्रोसिस हुई थी, जो स्वेलिंग हुई थी, वो कुछ मेडिसिन और कुछ अपना कोर्स के द्वारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया। लेकिन कुछ मरीज में अब इसका क्लियर डाटा नहीं है कि कितने पेशेंट में 10% है, कितने में 20, कितने में 50। तो अभी कुछ परसेंट ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि फाइब्रोसिस परसिस्ट कर रहे हैं। प्रोबेबली हम लोग कुछ ड्रग्स भी आई थी, एंटी फाइब्रोटिक ड्रग, जो यूजुअली कोविड में हम लोग नहीं देते थे, एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है उसमें हम लोग देते थे, बट हम लोगों ने इसमें देखा कि कोविड में वो बेनिफिशियल रही, उसको हम लोगों ने दिया। लेकिन कुछ में तो रिजोल्यूशन उससे भी हुआ, लेकिन अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे रह गए जिनको भी परसिस्ट कर रहे हैं एंड वी डोंट नो कि परसिस्ट कब तक करेगी। ठीक है, मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कोविड का एक असर ना सिर्फ लंग्स पे बल्कि अगर यहाँ पर हार्ट डिजीज की बात करें तो सबसे ज्यादा देखा गया कि पोस्ट कोविड के बाद लोगों को हार्ट अटैक पड़ा, इससे डेथ रेट भी बढ़ा और इसके साथ ही इसके पेशेंट्स की भी अगर बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये आखिर हार्ट पे इस तरीके का असर क्यों? मैडम, अगर हम लोग कोविड की पैथोफिजियोलॉजी को देखें, जो कोविड का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, वो बॉडी की क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। मतलब बॉडी में जो क्लॉट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सर बेहतर समझ सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट होना, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना, ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। तो ये जो क्लॉटिंग होती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ना पल्मोनरी आर्टरी में ही होती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जो हमारी कोरोनरीज है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, उनकी क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा, इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ होती है, जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं और जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ही क्लोज बोला जाए कि उनमें समानता बहुत क्लोज होती है। कई बार होता है कि उसमें चूक हो जाती है कि पेशेंट का कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो हार्ट फेलियर से भी ग्रसित था मरीज। तो उस वक्त ये रहा कि मरीजों को प्रॉपर हार्ट संबंधित डायग्नोसिस नहीं हो पाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज़ है, कोविड ने हम सबकी एक्टिविटी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, लॉकडाउन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर रहा। इन सभी चीज़ों के कारण हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटी था वो बिल्कुल रुक गया था। हेल्दी लाइफस्टाइल से हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी दिनचर्या को फिर से उस पर ला रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फिर से हम लोग स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे। लेकिन बेसिकली कोविड में यही है कि लंग्स के साथ साथ हार्ट भी उतना ही अफेक्टेड रहा है, इसी क्लॉटिंग की टेंडेंसी के कारण। ठीक है, हर्षिता जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोविड के टाइम पे लोगों के दिमाग में अक्सर इस तरह की कहीं ना कहीं सवाल थे कि हम खाएं क्या, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए, हेल्दी खाइए, लेकिन फिर भी बहुत सारी, क्योंकि हर बीमारी का एक परहेज होता है, कोविड के टाइम पे क्या परहेज होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो कोविड के टाइम पे जितने भी आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट थे, वो जल्दी उनको कोविड पकड़ ले रहा था। तो हम लोग यूजुअली इस चीज़ को सजेस्ट करते थे कि आप जो पैकेज्ड फूड, हाई सॉल्ट इंग्रेडिएंट फूड होते थे, हाई शुगर इंग्रेडिएंट फूड होते थे, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है जितना हो सके। और प्लस आपने देखा होगा जितने डॉक्टर्स आपको विटामिन सी, जितने भी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, मतलब दाल और ये सब खाने को कहा जा रहा था जिसमें प्रोटीन लेवल हाई हो, सिट्रस फ्रूट्स जो थे वो खाने, विटामिन सी लेवल हाई हो, और मल्टीविटामिन्स दी जाती थी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा, सो दैट आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो उससे, एंड आपकी बॉडी के अंदर जो लड़ने की क्षमता है डिजीज़ से वो बढ़े, एंड इवन अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हो कोविड से तो भी आप बचे रहो। ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर था लोगों को कोविड से बचने के लिए।
यानी कि प्रिकॉशन के तौर पर हम इस तरह जी। की चीजें अपनी डाइट में डाल सकते हैं जिससे कि हैं। हम बचे रहें। बिल्कुल, और ये बात सही भी है कि यहाँ पर ज्यादा बेटर ये है कि हम पहले से ज्यादा केयरफुल रहें और सावधान बिल्कुल, रहें। ओपी जी, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर कोविड की बात की जाए तो उसका वेरिएंट लगातार डेवलप हो रहा है। पहले XE था, अब BA1, BA2, BA4 और BA5 तक बात आ गई है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां पर इसके केसेस भी मिले हैं। हम इंडिया की बात करें तो अगर इस बार केसेस बढ़ते हैं तो ये कोविड की चौथी लहर होगी। और अभी आपने कहा कि कानपुर में भी केसेस बढ़े हैं। हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि कोविड की जितनी भी लहरें आई तो एक हमारा जो ये हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या हकीकत है वो हमारे सामने आई। इस वक्त हम कितने तैयार हैं अगर अगली लहर आती है तो? मैडम, हम इसमें आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कीन इंटरेस्ट की वजह से और हमारी जितनी न कि स्वास्थ्य मशीनरी बल्कि सारी मशीनरी इतनी ज्यादा अलर्ट और एक्टिव मोड पे है कि होपफुली हम लोग ऐसी पिछली जो हम लोग के साथ सिचुएशन आने नहीं दी जाएगी। रही बात, मैं स्वास्थ्य की बात करूं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल काशीराम हॉस्पिटल जो लेवल 2 हॉस्पिटल था कोविड का जी। तो वहां पे हम लोगों ने अभी से, इनफैक्ट अभी केसेस उतने दिखे भी नहीं, बट हम लोग टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल्स होती हैं, लाइक डमी टेस्ट करते हैं हम लोग कि अगर ऐसा पेशेंट आता है, बल्क में आता है, इवन सिंगल पेशेंट आता है तो हम उसको बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिटेक्शन से लेकर के और उसको बेस्ट केयर देने तक के बीच में हमने सारी जो स्टेप्स बनाए हुए हैं। और उसमें लाइक पेशेंट को उसको घर से डिटेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, तुरंत इंफॉर्मेशन गई, उसको एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस लेकर के तुरंत आई, हमारे इमरजेंसी केयर रूम में आई। वहाँ पे हमारा पूरा डिपार्टमेंट का स्टाफ तैयार है, उसने ऑक्सीजन चेक किया, उसकी सारी वाइटल चेक करी, अगर पेशेंट को नीड है तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया। आईसीयू का हमारा जो स्टाफ है अलर्ट मोड पे है विद ऑल मशीनरी। हम उसको तुरंत विद इन आवर्स, विद इन सेकेंड्स, नॉट सेकेंड यू कैन से, विद इन मिनट्स हम उसको एडिक्वेट सप्लीमेंट जो है सपोर्टिव सिस्टम पे रख लेंगे। और रही बात की ट्रीटमेंट लेवल पे सारी मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो तो अपनी जगह पे ट्रेंड है ही हैं। नॉन स्पेशलिस्ट को इवन रूट लेवल पे, पेरिफेरी लेवल पे भी हम लोग ऑनलाइन जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एवरी वीक और एज पर रिक्वायरमेंट चलते रहते हैं। ये ऑनलाइन चल रहे हैं इवन ऑल ओवर यूपी। और उससे क्या हो रहा है कि हमारा डॉक्टर्स के साथ साथ हमारा पैरामेडिकल्स, इवन हमारे वार्ड बॉय को भी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस लेवल तक तुम लोगों का काम है अलर्ट रहने का। तो दे ऑल आर वेरी ट्रेंड और दे आर वेरी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था यहाँ पर लंग्स को लेकर कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखा गया था कोविड का। मैं अगर देखूँ तो अपने आसपास, आपने भी, आपके पास मरीज आए होंगे, मैंने अपने आसपास देखा कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कोविड हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हो गया, डॉक्टर ने सब कुछ कहा कि आप बिल्कुल ओके हो, आप घर जाओ। उसके बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद पता चलता है कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, पानी भर गया है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं और हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि ICU में भर्ती करने तक की नौबत आ जाती है। ये नहीं पता कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये जो केस होता है, ये जो दिक्कत है, ये क्या है? मैडम, ये रही बात कोविड की, जो हमने पोस्ट कोविड आपको बताया था। हाँ तो जी। पोस्ट कोविड में ये लंग्स में पानी भरना या निमोनिया होना, ये उसके वो नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ पेशेंट का होता है फाइब्रोसिस, लंग्स की हार्डनिंग और ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, लंग्स की कैपेसिटी का कम हो जाना, बस यही एक प्रॉब्लम होती तो है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये कोविड के बाद मैं बहुत ज्यादा उसी देखी पे गई। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं, लंग्स में पानी भरना और फीवर आ जाना, कफ आ जाना, बलगम आना, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करना सडनली, ये 2 चीज की वजह से होता है। एक तो पेशेंट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई थी उस दौरान, जो कि थोड़ी बहुत परसिस्ट कर रही है, तो उस वो पेशेंट्स काफी प्रोन है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। लाइक हम लोग बाहर जा रहे हैं, किसी मरीज को मान लो निमोनिया हो रखा है, तो वो उसके नजदीक में अगर वो पेशेंट गया जी। तो वो तुरंत इन्फेक्शन कैच किया। और वो हालांकि लंग्स की नॉर्मल आर्किटेक्चर भी गड़बड़ है, उसकी इम्यूनिटी भी गड़बड़ है, तो उसमें इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फ्लेयर अप करेगा। मतलब वो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा तेजी से उसको निमोनिया होगा और पानी भरना भी उसी का एक पार्ट होता है। या दूसरी हमारे इंडिया में कॉमन बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, वो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर वो कमजोर है तो वो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस कैच करने में भी उनकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो वो जो पेशेंट आप बता रहे हैं वो बेसिकली सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से है, जो कि हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ रही है। तो उसका एक ट्रीटमेंट अलग ही प्रोटोकॉल है, उसका कोविड से कंसर्न नहीं है, मतलब उस दौरान ट्रीटमेंट के लिए।
तो वो नॉर्मल पेशेंट को जैसे हम ट्रीट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवा देनी है, निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स देना है, या और कोई बीमारी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि कार्डियक फेलियर भी होता है ऐसे पेशेंट्स में, उसकी वजह से भी लंग्स में पानी आता है, तो वो अलग एक कार्डियक ट्रीटमेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक, मनीष जी, हार्ट अटैक की हम बात कर रहे थे और पहले ये था जी जी मेमोरी लॉस हो, सलमान जी एक्चुअली मेमोरी लॉस नहीं है, बट मेमोरी सप्रेशन तो मेंशन्ड है इसके सिक्वली में कि पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल बिहेवियर और मेमोरी कुछ हद तक, बट एक वो ट्रांजिएंट पीरियड के लिए है। अब ड्यूरेशन अभी मेजर लेवल पे स्टडीज नहीं हुई है कि लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी लॉस है कि शॉर्ट लास्टिंग है, बट मेमोरी लॉस डॉक्यूमेंटेड है। देखिए ऐसा ना, कोविड जितना आप सबके लिए नई बीमारी है उतना ही मेडिकल साइंस के लिए भी नई बीमारी है। अभी इसके बहुत स्टडी होना बाकी है और कई चीज़ों पे अभी एक फाइनल डिसीजन होना कि हाँ ये किस तरह की बीमारी है, क्योंकि जब तक एक वेरिएंट के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी होता है तब तक दूसरा वेरिएंट, बहुत अर्ली म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो अभी अगर ये कहा जाए कोविड को जितना भी जाना समझा गया है और लग रहा है उतना ही अभी और जाना समझा बाकी है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में और इसकी चीज़ों के बारे में हाँ ये है कि इसके कैसे से बचाव है, वो चीज़ें डेफिनेटली उस पर कंट्रोल अच्छा किया गया है कि वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा रोल है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा रोल है, मास्क का बहुत अच्छा रोल है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके सिम्टम्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत कुछ रिसर्च बाकी है अभी। बिल्कुल मनीष जी, आपने अभी कहा कि अभी इस पर स्टडी हो रही है, रिसर्च बाकी है। इसकी मेडिसिन को लेकर भी बड़ा पहले ये था कि कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, इसको लेकर अभी तक कितनी चीजें डेवलप हो पाई है? देखिए मैडम, एंटीवायरल तभी इफेक्टिव होता है जब वो वायरस का स्ट्रेन या वो स्टेबल हो। अर्ली म्यूटेटिंग जो वायरसेस होते हैं इन सब की ना बहुत वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो पाते हैं और ना ही इनका ये रहता है कि कोई मेडिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस बीमारी के लिए अगर मेरे हिसाब से तो या पूरे मेडिकल साइंस का यही कहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो फिर ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये कितना इफेक्टिव है? वैक्सीनेशन बेसिकली हमको कोविड के इन्फेक्शन से बचा रहा है, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक रहा है जी, जो फर्टिलिटी रेट को बहुत कम डाउन कर दे रहा है। एक्चुअली वैक्सीनेशन इज नो डाउट इज प्रूवन टूल्स फॉर आवर डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, बिकॉज कि ये वायरस में म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन कुछ लेवल तक की इम्यूनिटी जो हमारी वैक्सीन है ये डेफिनेटली हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन लेवल तक रखती है। इसीलिए आप देखिए कि जब से जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं हमारे इन्फेक्टिविटी रेट कम हुए हैं, वो सीरियसनेस कम हुए हैं, इन्फेक्टिविटी रादर देन वो भी कम हुई है, डेथ रेट कम है। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल है और इसका बेनिफिट हमें मिल भी रहा है और मिलेगा भी। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वायरस हमारे ना म्यूटेशन है, फास्ट म्यूटेशन होते हैं, तो मे बी की स्पेसिफिक उसका कंट्रोल इम्यूनिटी ना हो, बट कुछ हद तक एक जनरलाइज ग्रॉस इम्यून जो सप्रेशन होगा वो उससे है, तो इसलिए वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली। मैडम एक क्लियर डिमार्केशन लाइन है, इन्फेक्टिविटी नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लोगों को ये बात को समझना पड़ेगा। आप वैक्सीनेटेड हैं, इसके बावजूद भी आपको कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 डोज वैक्सीन लग गया, प्रिकॉशन डोज लग गया। बिल्कुल, और इस तरह के केसेस भी सामने आए थे, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने कहा कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज मतलब वैक्सीन की लगवा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि लेकिन आप उसमें देखिएगा सिम्टम्स का जो मैग्नीट्यूड या प्रॉब्लम बोला जाए, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए, सर जैसे बताए फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए, 2-3 दिन में वो फिट हो गए। उस तरह का लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हुआ कि उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो गया, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो फिर बूस्टर डोज की क्या जरूरत पड़ी जब इम्यूनिटी के लिए 2 डोज? क्योंकि अर्ली म्यूटेटिंग वायरस है मैडम, बूस्टर डोज देना पड़ेगा इसमें। जो इस तरह के जैसे और भी वायरसेस ऐसे हैं जिनका पहले से ही बूस्टर एनुअल वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है, ये है कि हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि जो बहुत अर्ली म्यूटेटिंग वायरसेस होते हैं उसमें आपको बूस्टर डोज बार बार देना पड़ता है। बूस्टर का मैडम ये है कॉन्सेप्ट की एक्चुअली जो हमारी इम्यूनिटी जो वैक्सीन के बाद डेवलप हुई, उसकी जो एंटीबॉडीज बनी उसका एक लाइफ होता है, सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो इस लेवल तक क्रिटिकल लेवल तक डिक्रीज हो जाता है कि फिर आप एक तरीके से नॉन इम्यून माने जाओगे। तो इसलिए बूस्टर देके हम फिर उसको गियर अप कर लेते हैं जिससे कि हमारा एक एंटीबॉडी लेवल जो इम्यूनिटी जो है ना उस लेवल हो जाए जिससे कि हम वायरस से लड़ सके।
वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो कम होता है। इसीलिए देखिए ये माना गया इस बार ये वैक्सीन के 60 डेज 80 डेज तक ये मेंटेन करता है, फिर इसके बाद ड्रॉप होना शुरू होता है। तो इसीलिए हमें प्लान हुआ कि तुरंत बूस्टर लगाया जाए और फिर आने वाले टाइम में एक क्लियर गाइडलाइन आएगी कि हमें कितना ड्यूरेशन पे बूस्टर लगाने चाहिए। क्या ये अर्ली एज जो आजकल देखा है कि अर्ली एज लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, पहले ये फिक्स था कि अगर हार्ट अटैक होगा तो शायद किसी ओल्ड एज व्यक्ति को होगा, क्योंकि इस तरह की इम्यूनिटी नहीं रहती है, हेल्थ इस तरीके की नहीं रहती है जैसे एक नॉर्मली यंग मैन की रहती है। लेकिन आजकल अर्ली एज देखा जाता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने देखे हैं अभी पिछले कुछ महीनों में। क्या इसका एक कारण कोविड है या फिर आजकल जो हमारी दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, जो हमारा खान पान है वो है? देखिए मैडम, मेनली तो स्ट्रेस है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, ये सारे रिस्क फैक्टर तो हैं ही हैं। कोविड को भी कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोविड का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, लेकिन अभी बिल्कुल ना श्योर होके कह पाना तो मुश्किल है कि नहीं कोविड के कारण ही अर्ली एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली हम लोगों का जो अर्ली एज में क्या हो गया है कि अब हम लोग सारे लोग जॉब में आ गए हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, सारे लोग स्ट्रेस में, प्रेशर टू परफॉर्म सभी के ऊपर है। हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो चुकी है, एडिक्शन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है, एडिक्शन का बहुत सोशल एक्सेप्टेंस हो गया है। आज की डेट में कोई ड्रिंक ले रहा है, अल्कोहल स्मोक कर रहा है, तो बहुत सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इन सब चीजों का बढ़ चुका है। प्लस हम लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले। और जहां तक है हेल्दी लाइफस्टाइल, मैडम ज्यादा बेहतर जानती हैं कि खान पान का सब गड़बड़ हो चुका है कि मतलब। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल उन्हीं से यही होगा कि आखिर खान पान पे किस तरह का ध्यान दें, क्योंकि देखिए यंग बच्चों का जाना इस तरीके से बिल्कुल वाकई में ना सिर्फ उनके पेरेंट्स के लिए देखा जाता है कि कितने दुखदाई है, बल्कि इवन हम समाज के हिसाब से भी देखें तो ये ठीक नहीं है। खान पान को लेकर किस तरह का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है कि प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, आप प्रेशर फ्री नहीं रह सकते हो, लाइफस्टाइल ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का। जी बिल्कुल, खान पान जो है वो मेन रीज़न है, डाइट आपका मेन रीज़न है। स्ट्रेस, जैसा सर ने बताया कि स्ट्रेस बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो आपको सबसे पहले तो स्क्रीन टाइमिंग भी सर ने बताया, आपका जितना भी ये सोशल गैजेट्स हैं इन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम अगर इसके जगह टाइम निकालें योगा के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, या सोशल कम्युनिकेशन फिजिकल वन मैन टू मैन करें, तो उससे आप काफ़ी स्ट्रेस रिलीज भी होगा। और प्लस आप जो फूडिंग हैबिट्स की बात करो, जैसे मैंने पहले बताया, पैकेज्ड फूड सबसे बेकार चीज़ है खाने में, जैसा सब जानते ही हैं। पैकेज फूड को अवॉइड करें, शुगर क्वांटिटी अपनी थोड़ी कम रखें और सॉल्ट क्वांटिटी कम रखें, जो कि आपकी काफ़ी चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। आपको पता है ज़्यादा इंटेक ऑफ शुगर का ब्लड प्रेशर से भी काफ़ी रिलेशन है। और जितना ऑयली फूड है ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, और जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से गर्मी है। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंशन के लिए हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे सर ने बोला, और इसमें आप मैक्सिमम प्रिवेंशन ही ले सकते हो। डाइट का मैडम एक्चुअली ये है ना कॉन्सेप्ट की, जो हमारी पुरानी जनरेशन जिसको हम बोलते थे कि ओल्ड जनरेशन, जो जिसको कि सो कॉल्ड आज की तारीख में सिविलाइज जनरेशन बोलते हैं कि दे आर अनसिविलाइज, बट दे आर मोर देन अस सिविलाइज, बिकॉज देयर डाइटरी हैबिट वाज सो यू कैन से साइंटिफिक, एंड देयर लाइफ स्टाइल वाज सो साइंटिफिक कि आज की तारीख में डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ही नोज वेरी वेल, हम सब लोगों को पता है कि ये जितने भी हमने जो डिजीज लिया ना, जो वीआईपीज डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बिकॉज ऑफ पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से है। तो हमारी जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वन कॉन्सेप्ट। सेकंड थिंग, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, एंड डाइट वाज वेरी ब्लेंड, है ना, नेचुरल डाइट लाइक कि मिक्स ग्रेन, इसके बाद जर्मिनेटिंग सीड्स, पल्सेज, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, they all are still very healthy and even world are accepting this type of food. ओके, तो मुझे लग रहा है कि हमारी प्राचीन पद्धति थी ना जो खाने पीने की और रहन सहन की, वो अभी भी बेस्ट है, और उसी और शायद ये होगा भी, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद कुछ इस तरह की हैबिट्स हमें बताई गई हैं, जैसे कि मास्क ले लीजिए, सैनिटाइजेशन ले लीजिए, या फिर हैंड वॉश ले लीजिए। देखिए एक अच्छी आदत बचपन से हमें सिखाई जाती है कि आपको हर काम करने से पहले हाथ धोना चाहिए। आप घर में एंट्री करें तो अपने जो जूते हैं, शूज है, स्लीपर से आप बाहर उतारें, गंदगी से दूर रहें। तो ये आदतें पहले से है, लेकिन आज हमें दोबारा सिखाई जा रही हैं, तो हो सकता है कि हम इस वजह से शायद उन चीजों को दोबारा सीख लें, दोबारा सीखने सीख ही रहा है। आज देखिए ना, लोगों के सुबह सुबह लोग बोलने लगे हैं कि अब हम काढ़ा पीते हैं, इवन बड़े से बड़े घर में लोग भी काढ़ा पीने लगे हैं, है ना, जिसको बोलते थे कि काढ़ा क्या चीज होती है, चाय कॉफी की तरफ दूर जाने लगे हैं लोग।
खाने में लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं अब हम जो है ना सलाद खाएंगे, है ना, ये मीट एंड ये सब चीज़ हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं लोग। तो यही है बेसिकली, हम अपने पीछे जा रहे हैं अपनी जनरेशन की तरफ। बिल्कुल। एक सवाल है ये कि देखिए, हार्ट अटैक का जो पेन होता है और जो गैस्ट्रिक का पेन होता है, क्या इसमें कोई फर्क है? क्योंकि बहुत से लोगों को जब पहले एक अटैक आता है तो थोड़े सिम्टम्स फील होते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, तो लोगों को यही लगता है कि शायद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गर्म पानी पी लेते हैं, चूरन खा लेते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं ये तो अटैक था। ऐसा मैडम कई बार होता है कि जब हम लोग पेशेंट देख रहे होते हैं, उनका ईसीजी या इको वगैरह देखते हैं और उसमें हार्ट अटैक के चेंजेस होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कभी हार्ट अटैक या कुछ कार्डियक प्रॉब्लम रही थी, तो वो मना करते हैं कि नहीं हमको इस तरह का दिक्कत है। जब बहुत थोड़ा उनको स्ट्रेस देते हैं, पूछते हैं कि नहीं कुछ ऐसा रहा हो, कभी पसीना घबराहट, तब उनको याद आता है कि महीने 2 महीने पहले या साल भर पहले हमको थोड़ा सा गैस बनी थी, खूब पसीना निकला था और सारी चीज़ें हैं। देखिए, हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो हमारे कान से लेके और हमारे पेट की नाभि तक हाथ में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको ये इरिटेटिंग पेन रहता है और इस कभी भी किसी भी इस तरह के पेन को बहुत हल्के से नहीं लेना है। यानी कि सिर्फ हाथ में पेन नहीं, हाँ, आपने आपके जो बताया, कहीं पर कान भी से लेकर इस तरह नाभि तक बॉडी हो के किसी सकता भी पार्ट में। है। तो आपको समझना है कि कोई पेन जो कि आपको 10 से 15 मिनट तक रह रहा हो, आपको बहुत पसीना हो निकल रहा हो, आपकी बहुत सांस फूल रही हो, उसके बाद आपको चलने में सीने में भारीपन लग रहा हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो, बेचैनी हो, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप किसी न किसी ही डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। उसको गैस का दर्द समझ के उसको इग्नोर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक ईसीजी करा जाएगा, उनको लगता है आपका आगे की जांच कराई जाएगी। कई बार ईसीजी करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, पता चल जाता है कि हाँ ये कार्डियक सिम्टम्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसको एक बार उसका परीक्षण जरूर करवाएं। उसको सिर्फ और सिर्फ गैस का दर्द मान के ना रखें। दरअसल गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आजकल इतनी आम हो गई है लोगों को कि वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि आखिर ये दर्द किस चीज़ का है, और हर दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन हार्ट अटैक की बात करें तो उसके भी परसेंटेज बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक प्रॉब्लम ये है, उनको ये लगता है कि यार हर छोटी दिक्कत के लिए डॉक्टर के पास जाना क्या ठीक है? हम अपना डॉक्टर खुद ही बनने की कोशिश करते हैं। हम सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें 50 तरह की दवाइयाँ होती हैं। हम जरा सी हमें कोई दिक्कत होती है, हम दवाई को खा लेते हैं। जी जी, देखिए थोड़ी जागरूकता तो जरूरी है, लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि मतलब हर बीमारी को आप घर पे रहकर और उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और उसके सिम्टम्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर आपकी उम्र 40-42 से ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ की, आपको चलने में तकलीफ का अनुभव हो रहा है, आपको सीने में भारीपन लगता है, आपको किडनी की समस्या है, या आप किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी से काफ़ी समय से ग्रसित हैं और आपको जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए इस तरह के सिम्टम्स अनुभव होते हैं, तो तुरंत आपको चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कोविड के टाइम पे एक सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ था वो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खड़ा हुआ था। उसमें जो उपकरण होते हैं, खासकर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको लेकर खड़ा हुआ था कि वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, लोगों के इलाज के लिए मशीनें ही उपलब्ध नहीं हैं। और जब हमारे सामने इस तरह की चुनौतियां आई तो गवर्नमेंट ने आगे बढ़ते हुए कई तरह के बदलाव किए, चेंजेस किए, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि अब बहुत बेहतर स्थिति है और अब आगे वाली अगर किसी भी तरह की कोई वेव आती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर कितनी कमी रही और शायद कई लोगों की जान शायद इसीलिए ही चली गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके साथ ही कई सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो टेस्टिंग के लिए होती हैं, वो मौजूद नहीं थी। अब फिलहाल में जो सरकार दावे कर रही है, उनकी तरफ से किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरह का चेंज है? मैडम, जैसा कि मेरी जानकारी में है या जैसा हम लोग अपडेटेड हैं अपने सिस्टम अपने विभाग से, तो जो आपकी पहले की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कहते हैं कि लर्निंग आपको अपनी मिस्टेक से ही होती है, अपनी कमी से ही होती है। तो जब हमारे पहले और दूसरी लहर आई थी तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल राह थे, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा था जो यूजुअली होता है। कोविड एक ऐसा सडन अटैक आया कि उसमें हम लोगों को समझने में पहले तो उसकी बीमारी का इम्पैक्ट समझने में दिक्कत हो रही थी, प्लस उसका आउटकम समझने में दिक्कत हो रही थी, प्लस इवन ये भी था कि हमें उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही नहीं पता था। चाइना से सबसे पहले हुआ था, वहाँ से जैसे जैसे वो लोग ट्रीटमेंट, वो भी हिट एंड ट्रायल से जैसा उन्होंने बनाया उसी हिसाब से हम भी चल रहे थे। इस दोनों लहर के बाद और जैसा कि हम लोगों ने इंडियन सिनेरियो में उसका प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमारी जो टीम ने जो गाइडलाइन बनाई है और जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आए हैं, जो उसमें हमें मेजर प्रॉब्लम सेकेंड लहर में ऑक्सीजन की हुई थी, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ब्रॉड लेवल पे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया। पहले तो
कंसंट्रेटर बल्क मात्रा में आ गए। जैसे हमारा लेवल 2 हॉस्पिटल था, पहले एक भी कंसंट्रेटर नहीं था, आज की तारीख में 75 कंसंट्रेटर है वहाँ पे। इसके बाद ऑक्सीजन का एक प्लांट लगाया गया वहाँ पे, जो कि हमें ऑक्सीजन की कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी, प्लस सिलेंडर की सरप्लस व्यवस्था की गई है। मशीनरी की बात कहें आपसे तो कम से कम हम लोगों का 20 बेड का आईसीयू तैयार, जहाँ पे कोई एक बेड भी नहीं था, वो हम लोगों ने दिन एंड डे तैयार कराए। और वेंटिलेटर हमारे पास कम से कम 17-18 वेंटिलेटर हैं, प्लस छोटा वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं वो भी हमारे पास 10-12 है, और प्लस एक एवीजी मशीन होती है, जो कि हमारे उस दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको मेजर करने के लिए ब्लड से सैंपल लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। एक सर्टेन 60 से कम है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, या बहुत कम है तो वेंटिलेटर की जरूरत है। वो मशीन भी हमारे पास लगाई गई, हमारे पास डिजिटल एक्सरे लगाया गया, हमारे पास सिटी स्कैन लगाई गई। तो इस लेवल के अस्पताल में इतना चेंजेज आ जाना, ये गवर्नमेंट का जो है कमिटमेंट है कि हमें जो है किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है। ठीक है मनीष जी, कभी कभी इस तरह के केसेस सामने आते हैं, हॉस्पिटल की लापरवाही के आरोप लगते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस के हों या फिर स्टाफ के हों, कि ठीक तरीके से जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी तरह की व्यवस्था की अगर बात कर ले, इस तरह की चीज़ें हों। जो ये स्थिति आती है ये कब आती है? क्योंकि एक तरफ तो ये दम भरा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये स्थिति आती है, बल्कि बाकायदा वीडियोज़ भी वायरल होते हैं, आप भी देखते होंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए मैडम, किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक किसी चीज़ को आप पिन पॉइंट करके या ये कह दें कि ये व्यवस्था की कमी है, ऐसा नहीं है। कोविड एक ऐसी बीमारी रही है कि जिसमें बड़े से बड़े विकसित देशों, बिन आप यूरोप और ना अमेरिका जैसे हेल्थ सिस्टम भी वहाँ पर ध्वस्त हो गए एक तरह से। उसके कंपैरिजन में जिस हिसाब से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। अब इतने बड़े देश में और इतनी सारी चीज़ों को, इन सब व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अवरोध उत्पन्न हुआ होगा और लोगों को तकलीफ जरूर हुई होगी, उससे मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए यही है कि फिर से बेहतर प्रयास किया जा सकता है, और उसमें कुछ किसी को दोषारोपण देने से कुछ वो नहीं है, क्योंकि जिसका मरीज होता है, जिसके घर का व्यक्ति होता है, उसको ये लगता है कि हमारे साथ में ही सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी स्टाफ के लिए सभी मरीज बराबर होते हैं। हर जान बहुत कीमती होती है और सबके लिए उतना ही प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर्षिता जी, देखिए यूँ तो हमारा लाइफस्टाइल के बारे में हमने अभी बात करी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हमने ये भी देखा है कि चाहे हम यहाँ पर हार्ट अटैक को लेकर बात कर ले या फिर हम यहाँ पर बात करें लंग्स को लेकर, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ना कहीं हमारे खान पान में ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों का शिकार होते हैं। जैसे कि अभी डायबिटीज़ की बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमने देखा है कि हम फिजिकली वर्क कम करते हैं, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं वो मेंटली ज़्यादा करते हैं, फिर उसके बाद हम तमाम तरह के परहेज़ करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है सामने। लेकिन क्योंकि आजकल के व्यक्ति के पास, इंसान के पास वक्त ही नहीं है, तो ऐसे में अगर उसके लिए ये कहा जाए कि आपको ये परहेज करना है या आपको ये खाना है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो उसका भी टाइम नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों के पास टाइम नहीं है जो कहते हैं, बट हमें अपनी हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। तो अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आपको अपने वर्क लाइफ में से ही अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने हाइड्रेशन की बात की, तो आप अपने साथ हमेशा एक बॉटल लेके चल सकते हो। मोबाइल होता है बॉटल, आप अपने साथ बड़ी छोटी 2 लीटर 1 लीटर की बॉटल लेके चल सकते हो। कुछ नहीं, उसमें आप एक लेमन काट के डाल के चल सकते हो, जो कि आपको साथ में विटामिन सी भी देगा, प्लस आपको डबल हाइड्रेटेड करेगा। तो वो आपके लिए एक, आप कह सकते हो अपने वर्क लाइफ के साथ साथ आप अपनी हेल्थ को भी लेते हुए चल रहे हो। जैसे आप अपने पॉकेट्स में कुछ कैश्यू नट्स और ये सब रख के चल सकते हो कि कभी भी आपको भूख लगे तो रैदर देन ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, कोई पैकेज फूड या बिस्किट खरीद लिया, चिप्स खरीद लिया, भूख लग रही है, उसके जगह आप वो कैश्यू नट्स निकाल के अपने पॉकेट से खा लो, तो आपकी भूख भी दब जाएगी कुछ टाइम के लिए और प्लस आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो इस तरह के अपने डेली लाइफस्टाइल के साथ साथ आप अपने वर्क को भी ले जा सकते हो
और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हो। बिल्कुल ठीक। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। चलिए, इस सत्र को मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। तो धन्यवाद ऋतु। और अभी आपने सुना किस तरह से कोविड को लेकर के और खासतौर से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें जो भूमिका है डॉक्टर्स की और आपको कितना सजग रहना है, सतर्क रहना है, ये बहुत विस्तार पूर्वक आपने समझा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद अगला सेशन होगा विधायकों के साथ। तो जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कानपुर का जो राजनीतिक पारा है वो क्यों इतना गर्म है और कानपुर के अंदर इस समय जो मौजूदा माहौल है वो विधायकों के जरिए आपको समझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। पसीने छूटते हैं जब अगली बारी तुम्हारी होती है। एक गलत मूव और गेम गई हाथ से। कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है? चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम